बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम सरगोदा यूनिवर्सिटी का डी फार्मेसी का बायोस्टैटिस्टिक्स का पेपर उसका मैथ का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। मैथ के पोर्शन में स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने अंडरलाइन की और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, वो देखिएगा आप। जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 3। ये तीनों इक्वेशन गिवन है, इसको आपने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पहले आपने 9 क्लास में क्रैमर रूल पढ़ा होगा या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एफएससी में क्रैमर रूल। तो इससे पहले जो 9 क्लास में पढ़ा था वो 2/2 में था। अगर आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है तो 3/3 आपने ये वाला जो रूल है वहाँ पर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो उसको आपने तवज्जो से देखना है। ठीक है, तो इसमें क्रैमर रूल में एक्चुअली आपने x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि x1 और x1 इसके कोफिशिएंट आपने कॉलम 1 में लिख लेने हैं। उसके बाद x2 यहाँ से इसके जितने भी कोफिशिएंट हैं उसको आपने कॉलम 2 में लिख लेना है। ठीक है, और ये सारे x3 के कोफिशिएंट आपने कॉलम 3 में लिखने हैं। उसके बाद आपने x1, x2, x3 का एक अलग से मैट्रिक्स बनाना है जिसमें तीनों वेरिएबल को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे आप। उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और ये वाले 3, 0 और -4 को अलग से एक मैट्रिक्स में कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट x1 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ax1 मैग्नीट्यूड और उसके बाद a डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी तरह x2 फाइंड करने का फॉर्मूला ax2 डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट। ठीक है, x3 फाइंड करने का फॉर्मूला ax3 डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट। इसमें आपने गौर करना है कि इसमें डिनोमिनेटर में जो a डिटर्मिनेंट आ रहा है वो तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, यानी ये आपके पास मैट्रिक्स a है, इसको लिखेंगे। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, उसका तरीका है पूरा। यहाँ से आपने रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड करना है, यानी यहाँ से 2 है तो 2 को पहले लिखेंगे +2। अब 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी रह जाएगा 1, -2, -1, 2 उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद आपने -1 लिखना है। ठीक है, यानी ये पहले +2 आएगा और 2 जिस रो में जिस कॉलम में वो छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे। और उसके बाद फिर आएगा आपके पास -1। ठीक है, फिर आपके पास आएगा +3, प्लस माइनस और 3। अच्छा, जब -1 लिखेंगे तो 1 जिस रो में है वो रो छोड़ देंगे और जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ देंगे, बाकी रह जाएगा 1 -3 -2 और 2 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह +3 लिखेंगे और 3 जिस कॉलम में और जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, आपके पास 1 1 -3 और -1 रह जाएगा, वो लिख देंगे। ये 2 वैसे लिखेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटर में माइनस आएगा। ठीक है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +2 आ जाएगा। फिर -1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, सेंटर में माइनस आएगा। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 वैसे आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, लेकिन सेंटर में जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसी तरह बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो बन जाएगा a डिटर्मिनेंट 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हमने ax1 और ax2 फाइंड करना है और इसके साथ ही ax3 भी फाइंड करना है। उसको कैसे फाइंड करेंगे, आइए उसको देखते हैं। जब आपने ax1 डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिएगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे। इसमें ये वाला जो कॉलम है ना आपके पास, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसको आपने इसकी जगह पर लिखना, फर्स्ट वाले कॉलम की जगह पर। बाकी दोनों कॉलम वैसे आएंगे। अब ये देखें ज़रा, मैंने ये मैट्रिक्स आगे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट में, यानी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम वैसे ही, यानी फर्स्ट कॉलम की जगह पर मैंने ये वाला मैट्रिक्स और इसका कॉलम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी 3 को लिखेंगे। 3 जिस रो में और कॉलम में वो छोड़ देंगे, बाकी ये वाली 4 वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे। फिर बेटा -1 आएगा, 1 जिस रो में है उस रो को छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ देंगे। 0 -4 -2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये +3 आएगा। अब 3 जिस रो में और जिस कॉलम में इसको छोड़ देंगे, 0 1 -1 -4 और -1 आ जाएगा।
इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने ए डिटर्मिनेंट किया, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस आएगा, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास AX1 20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपने AX2 फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने का मेथड क्या होगा? सेम उसी तरह जैसे AX1 फाइंड किया। हमने किया क्या था, हमने इस कॉलम को कॉलम 1 की जगह पर रखा था। अब क्योंकि हमने AX2 फाइंड करना है तो इस कॉलम को हम कॉलम 2 की जगह पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और ये दोनों कॉलम वैसे आएंगे। तो अब ये देखें, यहाँ पर मैंने बी मैट्रिक्स के कॉलम को इस सेकंड कॉलम की जगह पर रखा, बाकी ये वैसे आए। अब सेम इसको भी वैसे ही हमने सॉल्व करना है, ठीक है। 2 को इधर लिखेंगे, 2 जिस रो में कॉलम में छोड़कर बाकी वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर -3 आएगा, ठीक है। 3 जिस रो में वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में वो कॉलम छोड़ देंगे, ये 1 और -3, -2 और 2 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये +3 लिखेंगे। आप 3 जिस रो में वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में वो कॉलम छोड़ देंगे, और 1 0 -3 4 आ जाएगा, ठीक है, -4। इसको इसी तरह 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 वैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 वैसे आएगा, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चीज़ लिखेंगे, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -16। तो प्यारे बच्चों, AX3 भी वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने AX1 AX3 फाइंड किया था। मतलब अब हमने ये जो बी मैट्रिक्स है, इसका ये वाला जो कॉलम है, इसको हम इसकी जगह पर लिखेंगे, ठीक है, इसकी जगह पर लिखेंगे, और ये दोनों आपके पास वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है ना। ये देखें ज़रा, इसको आपने कॉलम 3 में लिखना है बी मैट्रिक्स के कॉलम के, और ये दोनों कॉलम वैसे आएंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। ये 2 वैसे आएगा, 2 जिस रो में जिस कॉलम में वो छोड़ देंगे, बाकी 1 0 -1 और 4 आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह -1 लिखेंगे, और 1 जिस रो में वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में वो कॉलम छोड़ देंगे, बाकी वैल्यूज़ लिख लेंगे आप, ठीक है। इसी तरह आपने 3 को लिखना है, 3 जिस कॉलम में और जिस रो में वो छोड़ देंगे, बाकी वैल्यूज़ लिखेंगे, और इसको भी ऊपर वाली जो हमने किया था उसकी तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपके पास AX3 का आंसर 2 आएगा। अब ये जो आपने वैल्यूज़ फाइंड की है AX3 की, AX2 और AX1 की, और ए डिटर्मिनेंट, वो फार्मूले दोबारा लिखेंगे आप। AX1 आपने फाइंड किया था 20, वो 20 लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट आपके पास 10 था। इसी तरह AX2 आपके पास -16 था, ए डिटर्मिनेंट कॉमन है सबके लिए, वो 10 नहीं है, वो लिखेंगे। सेम इसी तरह AX3 आपने फाइंड किया हुआ है 2, वो 2 आएगा यहाँ पर, ए डिटर्मिनेंट सबके लिए कॉमन है, तो वो 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, 10 2 था 20, तो इसको कट करेंगे 5 पर, 2 पे, 2 5 था 10, 2 8 था 16, ये -8/5 आएगा, और ये 2 1 था 2, 2 5 था 10, इसका आंसर 1/5। तो बेटा इस तरह X1 आपके पास 2, X2 आपके पास क्या आ जाएगा -8/5, और X3 आपके पास 1/5 आएगा, ठीक है। तो ये हमने X1 X2 X3 फाइंड करना था, तो वो आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद हम साथ ही इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 और उसका ए पार्ट करेंगे। इसमें क्या है, शो डैट √1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा इज इक्वल टू सीकेंट -10, यानी इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड लेंगे और इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके, यानी इसका प्लस का साइन है तो माइनस करके उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों आपस में क्या सेम है, तो दोनों मिलकर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आएगा, और ये a+b इंटू a-b वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये वाला a² - b², ये किसके ऊपर होता है, a-b इंटू a+b, ठीक है। यानी देखें a+b इंटू a-b के फॉर्म में था, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, a और a मिलकर के आ जाएगा a² प्लस माइनस माइनस, और ये b और b मिलकर के आ जाएगा b² हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह 1 और 1 मिलकर 1² प्लस माइनस माइनस साइन और साइन मिलकर के आ जाएगा साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये वैसे आएगा, 1 - sin² किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है, ये आइडेंटिटी या cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा। तो 1 - sin² थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा cos² थीटा, यानी इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ cos² थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, आपके पास 1 - sin थीटा,
और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको चाहिए सीकेंड -10। तो प्यारे बच्चों मैं कोस को 1 के नीचे अलग से लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसका भी एलसीएम है और इसका भी एलसीएम है। कॉस को साइन के नीचे भी अलग कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 1/कोस सीकेंड के इक्वल होता है, तो 1/कोस की जगह पर मैं सीकेंड लिखूंगा, माइनस वैसे आएगा। साइन बाय कॉस 10 के इक्वल होता है, तो मैं साइन बाय कॉस की जगह पर 10 लिखूंगा और ये आप देखें राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। यानी इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अच्छा, इसका बी पार्ट है, इंटीग्रेशन का पार्ट है। इसको हमने कैसे करना है, कहता है शो डैट इंटीग्रेशन का साइन है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यानी आपने इसको सॉल्व करना है और उसके बाद आपके पास ये आंसर आना चाहिए। तो हम इसकी लेफ़्ट साइड ले लेंगे बेटा। अच्छा, ये यहाँ पर आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि जब स्क्वायर रूट का साइन हो और वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर आ जाए तो फिर आपने याद रखना है कि वेरिएबल को लेट करेंगे, यानी एक्स को लेट करेंगे, ये वाला ए और सीकेंड थीटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद बेटा इसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1, ए वैसे ही आएगा। सीकेंड का डेरिवेटिव लेंगे, सीकेंड का डेरिवेटिव था सीकेंड मल्टीप्लाई 10 और थीटा का एक्स के लिहाज से दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये गौर करें डी एक्स इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आकर 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए सीकेंड थीटा 10 थीटा आ जाएगा, ठीक है। डी थीटा वैसे ही आएगा साथ। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक ये वाली एक्स की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू, इसको आपने इस फंक्शन के अंदर पुट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन वैसे, 1 भी वैसे, स्क्वायर रूट का साइन भी वैसे आएगा। इस एक्स की जगह पर आप ये ए सीकेंड थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए सीकेंड थीटा, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर था इसलिए ए के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और सीकेंड के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। फिर माइनस ए स्क्वायर वैसे आएगा। डी एक्स की जगह पर मैं ए सीकेंड थीटा और टेन थीटा डी थीटा पुट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दी और एक्स की जगह पर वैल्यूज पुट कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे गौर करें ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जब ए स्क्वायर कॉमन आएगा स्क्वायर और स्क्वायर कट हो जाएगा तो मेरे पास बाहर ए आ जाएगा और ये वाला ए मैंने इसके ऊपर लिख दिया यहाँ पर। सीकेंड थीटा और टेन थीटा वैसे 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 ये इक्वल होता है टेन स्क्वायर के। ये आपको पता होना चाहिए कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पर टेन स्क्वायर लिख दूंगा, ये स्क्वायर और ये कट हो जाएगा, ए से कट हो जाएगा, ये टेन बाहर आ जाएगा, टेन से कट हो जाएगा और ये सीकेंड वैसे रह जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब आपको पता होना चाहिए कि सीकेंड की जो इंटीग्रेशन होती है ना सीकेंड की, वो होती है एल एन सीकेंड प्लस टेन थीटा, और जब इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देते हैं तो प्लस सी लगाना होता है हमने। अब इस इक्वेशन को 1 का नाम देंगे क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जो आंसर है वो एक्स की फॉर्म में है, लेकिन ये हमारे पास सीकेंड 10 की फॉर्म में आया। तो अब चूँकि हमने आंसर ये लेना है तो जो लेट किया होता है उसको दोबारा हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो उसका सारा मेथड क्या है कि हमने लेट किया हुआ था एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, यहाँ से हमने सीकेंड की वैल्यू बनानी है क्योंकि ये देखें ज़रा यहाँ पर सीकेंड आ रहा है तो सीकेंड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीकेंड की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए को इधर एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे आप, तो सीकेंड इज इक्वल टू एक्स बाई ए हो जाएगा। अब जब आपने 10 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पता है सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर को इधर लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे आएगा। अब यहाँ पे सीकेंड की जगह पर सीकेंड की ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सीकेंड की वैल्यू क्या एक्स ओवर ए है तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था माइनस 1। अब इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट होकर 10 का आंसर ये आ जाएगा। अब 10 की वैल्यू और सीकेंड की वैल्यू ये वाली, इसको हम 1 में पुट करेंगे। तो 1 में क्या था हमारे पास एल एन सीकेंड प्लस 10 था, तो एल एन वैसे आएगा, सीकेंड की जगह पर ये वैल्यू आएगी और 10 की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस सी वैसे आएगा। प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ए आएगा, बाकी फंक्शन ऊपर वैसे आएगा। आप इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लॉग प्रॉपर्टी क्या है कि एल एन इस ऊपर वाले फंक्शन के साथ भी लिख देंगे और फ्रैक्शन की जगह पर माइनस आएगा और एल एन ए भी आ जाएगा, प्लस सी ये वैसे आएगा।
तो बेटा याद रखें एल एन ए प्लस सी, ये कांस्टेंट के अंदर कोई भी चीज़ माइनस या ऐड हो रही हो तो आपके पास वो बाय प्रॉपर्टी वो कांस्टेंट ही बन जाता है, ठीक है। यानी सी के अंदर एल एन ए माइनस हो रहा है तो ये उसके बाद सी ही रहेगा और ये वैसे आएगा। तो ये आपका प्रूफ होगा, ये आपको आंसर चाहिए था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे।